Hi guys, now we are going to discuss about beta distribution, and before to talk about beta distribution we should think about beta function. We know that there are two type of beta function, and we know that beta function of first kind. अगर आपको याद हो कि what is beta function of first kind, so if you go for beta function of first kind, it is basically beta 1 mn such that इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to 1 x to the power n minus 1 minus x to the power n minus 1 dx. गौर करने वाली बात है बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड के बारे में बात करते हैं। बीटा एम एन की वैल्यू ये होती है 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो रेंज होती है x की वो 0 से 1 है, इंटीग्रेशन से ही आपको पता चलता है। और m और n दोनों ही ग्रेटर देन 0 होते हैं। बेसिकली ये इंटीजर होते हैं बट नॉट नेसेसरली भी इंटीजर, बट ये बेसिकली इंटीजर के फ्रेम में होनी चाहिए, पर अगर इंटीजर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ आपको पता है कि बीटा फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड अगर आप देखें तो बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड में खास बात थी कि वो x की रेंज 0 से 1 थी। जब आप बीटा फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड की बात करेंगे तो इसका फॉर्म बदलता है, और आप देखेंगे कि बीटा 2mn जब कहते हैं तो ये होता है 0 to infinity x to the power m minus 1 plus x to the power m plus n। सिंपली dx का फ्रेम देखते हैं। और यहाँ पे बहुत जो गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे x की रेंज 0 से इंफिनिटी होती है। ठीक है, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देयर इज नो इशू या देयर इज नो सर्टेन फ्रेम रिगार्डिंग दैट। चलिए, ये बात आप हमेशा रखिएगा कि अगर बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड आपको पता होना चाहिए व्हेन यू टॉक अबाउट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड। तो ये दो चीजें अगर आपको ध्यान में हो, साथ ही साथ आपको ये याद रहना चाहिए कि बीटा एम एन की वैल्यू होती है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। यानी ये भी आपके दिमाग में हमेशा बनाना चाहिए कि बीटा एम एन आपका गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि गामा एम की वैल्यू m माइनस 1 गामा m माइनस 1 होती है। यानी एक कम करके निकालते हैं और जो निकालते हैं वही अंदर भी होता है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते जाए m माइनस 1 m माइनस 2, मान लीजिए m माइनस r टाइम तक अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो जो लास्ट में बाहर निकाला होगा वही गामा के अंदर भी होता है। ठीक है, और आपको साथ साथ ये भी पता है कि इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर then gamma m is equal to factorial m minus 1। अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा m की वैल्यू फैक्टोरियल m माइनस 1 भी होती है, बट इंटीजर होना चाहिए। ये सब बातों के लिए इंटीजर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके लिए इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। चलिए, अगर आपको ये सारी चीजें पता हो तो हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड के बारे में बात कर सकते हैं। आइए सो जाते हैं। पहले बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड बिल्कुल डिपेंड करता है कि यार आपने कौन से बीटा का फॉर्म यूज किया है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम बात करते हैं कुछ ऐसे, तो आप कहते हो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, तो आप कहते हो कि अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज सेड टू हैव beta distribution of first kind with parameter m and n if its PDF is given by one upon beta mn x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 0, where x is 0 to 1 m and greater than 0 otherwise। ठीक है, आप कहते हो कि यार कि इसे आप कहोगे कि कोई भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल X बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड फॉलो करता है एक सर्टेन पैरामीटर m और n के साथ, यदि उसका पीडीएफ कुछ इस फॉर्म में लिखा हो और आप यहाँ डिनोट करते हो कि x फॉलो करेगा बीटा 1 mn।
आप इजीली चेक कर सकते हो कि ये पीडीएफ है या नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर करेंगे और 0 to 1 जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अभी देखा था ये बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है, वहां से आप सॉल्व करते हो बीटा एम को कैंसिल आउट करके देख सकते हो कि यार ये जो फंक्शनल फॉर्म है वो फंक्शनल फॉर्म की ओवरऑल इंटीग्रेशन यूनिटी के बराबर है। यहाँ पे बस एक ही बात ध्यान रखिएगा, बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कहने का मतलब ये होता है कि रेंज 0 से 1 होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो कोई बीटा डिस्ट्रीब्यूशन या बीटा फंक्शन दिया है तो आप कैसे बताते हो यार कि ये कौन सा वाला बीटा का फॉर्म यूज करना है, तो आप सिंपली एक्स के बारे में सोचिए कि एक्स का पॉसिबल रेंज क्या क्या है, फिर वहां से आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बीटा फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड तो आप समझ रहे होंगे, तो इस केस में मोमेंट्स निकाल लीजिए। तो जब आप इसके मोमेंट्स निकालेंगे तो आपको पता है कि म्यू आर प्राइम क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर, दैट इज नथिंग बट एक्स टू द पावर आर एफ एक्स एक्स डी एक्स। और याद ध्यान दीजिएगा ये बीटा 1 लिखते हो आप, तो x की वैल्यू 0 to 1 1 x टू द पावर r 1 अपॉन बीटा mn x टू द पावर m minus 1 1 minus x टू द पावर n minus 1 dx। ठीक, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लीजिए और सारे टर्म को अगर आप साथ में रखिए तो आपको मिलेगा क्या, 1 अपॉन बीटा mn, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0 to 1 x टू द पावर m प्लस r माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। और अगर गौर से देखिए तो ये कुछ और ना हो के बीटा फंक्शन ही है और इसकी वैल्यू क्या होगी, बीटा m प्लस r और n, सिंपली। तो आपके पास क्या मिलेगा कि म्यू आर प्राइम की वैल्यू आपके पास कुछ ऐसी देखने की आपको मिलेगी। अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको गामा फंक्शन में तोड़ के देख लीजिए। तो जब आप म्यू आर प्राइम को देख रहे होंगे, जब म्यू आर प्राइम तोड़े फ्रेम बनाएंगे तो म्यू आर प्राइम हो जाएगा बीटा एम एन को क्या लिख सकते हैं, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो भाई ये चूंकि डेनोमिनेटर के डिवीजन में है तो इसे आप ऊपर भेज सकते हैं, नीचे लिख सकते हो गामा एम प्लस एन। और जब इसको तोड़ेंगे तो गामा एम प्लस आर गामा एन और यहाँ होगा गामा एम प्लस आर प्लस एन। क्लियरली विजिबल है, गामा एन से गामा एन कैंसिल आउट होगा, आपके पास म्यू आर प्राइम की वैल्यू होगी, फाइनली म्यू आर प्राइम की वैल्यू होगी। तो जो टर्म एक जैसे लग रहे हैं उनको एक साथ रखिए, गामा एम प्लस आर अपॉन गामा एम डॉट गामा एम प्लस एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस आर। तो इस फॉर्म को हमेशा रखिएगा फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके मदद से आप म्यू1 प्राइम और म्यू2 प्राइम के बारे में सोचिए, फिर वेरिएंस के बारे में सोचिए। देखिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों फॉर्म में बहुत सारे मोमेंट्स या सारे मोमेंट्स के बारे में सोचना जरूरी है। बस आपको मीन, वेरिएंस, इसके आरएफ मोमेंट का फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका पीडीएफ पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, और इसकी मदद से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्शन में, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो जब उस वहां पहुंचेंगे तो उसके विषय में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ मीन और वेरिएंस के बारे में सोचेंगे। तो आइए मीन निकालने के लिए आर की जगह 1 रखिए। तो जब आप आर की जगह 1 रखेंगे तो म्यू1 प्राइम क्या होगा, गामा एम प्लस 1 अपॉन गामा एम प्लस एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस 1। जब भी इस तरह की चीज मिले तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक जैसे टर्म दिख रहे हैं, थोड़े से आगे पीछे दिख रहे हैं, यानी थोड़ा सा 1-2 फ्रैक्शन ज्यादा दिख रहा हो, सॉरी 1-2 वैल्यूज ज्यादा दिख रही हो, तो हमेशा बड़े वाले को ओपन कीजिएगा। तो जब बड़े वाले को ओपन करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो गामा एम प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो भैया एक कम करके निकालेंगे और तब तक निकालते रहिएगा जब तक इधर वाला टर्म नीचे वाले के बराबर ना आ जाए। तो देखते पहला ही टर्म m जो है वो गामा m यानी m के बराबर आ गया, तो m गामा m जो कि आपको बताया था जो बाहर होगा वही गामा के अंदर भी एक्सपेंशन के दौरान। सिमिलरली यहाँ गामा m प्लस n को रहने दीजिए, क्योंकि डेनोमिनेटर बड़ा है तो उसको एक्सपेंड कीजिए, उसको ओपन कीजिए। तो जब आप निकालेंगे तो एक कम करेंगे तो गामा m प्लस n बराबर हो गया, यानी आप इसको सॉल्व कीजिए, यानी जो आपका म्यू1 प्राइम का टर्म आएगा, यानी म्यू1 प्राइम जो होगा यानी कि मीन जो होगा वो आपका होगा सिंपली m अपॉन m प्लस n। ठीक है, पर ये ध्यान रखिएगा ये तब होगा जब x फॉलो करेगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर m है। चलिए इसी की मदद से म्यू2 प्राइम के बारे में सोचिए। तो म्यू2 प्राइम जब आप रखेंगे तो यहाँ होगा गामा m प्लस 2 अपॉन गामा m, और यहाँ होगा गामा m प्लस n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 2।
तो सिंपल, फिर से सिंपली आप एक्सपेंड करने के बारे में सोचिए। तो इसमें m+2 बड़ा है तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो भाई एक कम करके निकालिए m+1, अभी नीचे वाले के बराबर नहीं है तो और एक्सपेंड कीजिए, एक और कम करिए m, बस जैसे ही बराबर आ जाए आप रुक जाइए। यही बात ऊपर वाले के लिए भी लागू होगी। m+n+1 m+n गामा m+n, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा m × m+1 और नीचे मिलेगा m+n m+n+1। तो जब आप इसकी मदद से वेरिएंस के बारे में सोचेंगे यानी कि वेरिएंस μ2 सोचेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम से स्क्वायर, दैट मीन्स m × m+1 अपॉन m+n m+n+1 माइनस m अपॉन m+n का होल स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा करिए एलसीएम ले लीजिए, पहले एलसीएम या फिर जो टर्म्स कॉमन है इसको बाहर कर दीजिए। तो m कॉमन है, m+n भी कॉमन है सिंपली, ठीक है। तो जब इसको रखेंगे तो यहाँ बचेगा m+1, यहाँ होगा m+n+1 और यहाँ होगा माइनस m अपॉन m+n। चलो तो इसको और सॉल्व कीजिए तो आपको जो μ2 मिलेगा यानी वैल्यू जो मिलेगा वो होगा m अपॉन m+n, और इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो m+n का m+1 में प्रोडक्ट यानी आप ये लिखोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट सीधे लिख देते हैं m² प्लस mn, 1 का करेंगे तो प्लस m+n और माइनस m इंटू ये वाला टर्म तो माइनस m² माइनस mn माइनस m अपॉन m+n+1 m+n। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है भाई कि भाई m² से m² कैंसिल, mn से mn कैंसिल और आपको सिंपली दिख रहा है कि भाई m से m कैंसिल। तो आपको मिलेगा जो μ2 यानी वैल्यू जो मिलेगा वो कुछ और ना हो के mn अपॉन m+n का स्क्वायर m+n+1 होगा। जब आप वेरिएंस का फॉर्म देखेंगे तो आप ये लिख सकते हो, ये इजीली लिख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि इस केस में वेरिएंस सीधे निकालने के बारे में सोचेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो हम सामान्यतः आप क्या क्या याद रखोगे यानी कि ये तो लिख सकते हो, इसका वेरिएंस आपके पास मिल गया यार, ये तो आपका वेरिएंस है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान किन किन बातों का रखेंगे कि अगर x फॉलो कर रहा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड तो उसका पीरियड क्या है उसको ध्यान रखिए, उसका आर्क मोमेंट क्या है वो ध्यान में रखिए, उसका मीन क्या है वो ध्यान में रखिए और उसका वेरिएंस क्या है वो ध्यान में रखिए। अगर आप इतना कुछ ध्यान में रखते हैं तो आपकी काफ़ी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। अब जरा सोचते हैं कि जरा अगर गौर से देखिए तो एक बात खास देखने वाली बात आपको और मिलेगी इधर कि अगर x फॉलो कर रहा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर आप गौर से देखिए x फॉलो कर रहा हो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड तो fx है आपका 1/β mn x to the power m-1 1 minus x to the power n-1, that is what the PDF of random variable x. Now take m is equal to 1 and n is equal to 1, m और n दोनों 1 ले लीजिए। तो when what it will comes beta 1 1 x to the power 1 minus 1 1 minus x to the power 1 minus 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा गामा 1 अपॉन गामा 2, ठीक है ना। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर 0 यानी कि 1 1 माइनस x टू दी पावर 0 यानी कि 1, रेंज यहाँ पे है 0 से 1, यहाँ पे रेंज 0 से 1। तो गामा 1 की वैल्यू भी 1, गामा 2 की वैल्यू भी 1, यानी ये पूरा का पूरा जो fx होगा आपका वो हो जाएगा 1, सिंपली 1, और रेंज है x का 0 से 1। तो गौर से देखिए तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ के फॉर्म में टूटेगा। तो हमेशा यह देखिएगा कि
जो यूनिफॉर्म 0 1 होता है वो बीटा 1 1 1 के बराबर होता है। यानी अगर x फॉलो कर रहा हो, यानी आप यहाँ से लिख सकते हो यूनिफॉर्म 0 1 इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ बीटा 1 1, बट इट इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म 0 1, नॉट फॉर द यूनिफॉर्म ए बी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कह रहे हो कि x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 1, देन इट इज नथिंग बट बीटा 1 1 1 एज वेल। इसका वाइस वर्सा भी आप कह सकते हो। तो ये कहे या ये कहे, बात एक ही होगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। तो व्हेन यू टॉक अबाउट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड, let capital X be a continuous random variable with continuous random variable, then it is said to have beta distribution of second kind with parameter m and n if its PDF is given by x to the power m minus 1 1 plus x to the power m plus n 0 x की रेंज 0 से 1 एंड सॉरी रेंज ऑफ x will be 0 से infinity, m and n will be greater than 0 otherwise। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो फंक्शनल फॉर्म चेंज होगा और रेंज चेंज होगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो x फॉलो करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड विद पैरामीटर m and n, और इसका फॉर्म क्या होगा 1 अपॉन बीटा mn x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x m प्लस n। इस बात पे गौर करना बड़ा जरूरी है क्या कि 1 प्लस n एंड m प्लस n, यानी आप ये थोड़ा दिमाग में हमेशा रखिएगा क्या कि यार हाँ यार ये कुछ ऐसी वैल्यू है जिन पे आपको ध्यान हमेशा रखनी होगी, और रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी, mn शुड बी ग्रेटर देन 0। चलिए, आप क्लियरली चेक भी कर सकते हो वेदर इट इज पीडीएफ और नॉट। जब आप इसको नॉन नेगेटिव तो है क्योंकि बीटा फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ये दोनों टर्म चूंकि नॉन नेगेटिव है तो इसका ओवरऑल टर्म भी यानी ओवरऑल कैलकुलेशन भी नॉन नेगेटिव होगा, यानी फंक्शन नॉन नेगेटिव तो है। इंटीग्रेट करने की कोशिश करिएगा तो ये कांस्टेंट है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड आपको बताएंगे थोड़ी देर पहले, तो उसमें जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये बीटा mn के बराबर होगा, दैट विल बी कैंसिल आउट। अच्छा एक बात याद रखिएगा, बीटा mn जब आप लिख लो तो चाहे फर्स्ट काइंड यानी 0 to 1 के बीच में इंटीग्रेट करें x टू द पावर m minus 1 और 1 minus x टू द पावर m minus 1, या फिर 0 से इंफिनिटी के बीच इंटीग्रेट करें x टू द पावर m minus 1 अपॉन 1 प्लस x m प्लस n, वो दोनों बराबर है। डिस्ट्रीब्यूशंस बराबर नहीं है लेकिन फंक्शनल की जो अल्टीमेट वैल्यू है वो हमेशा बराबर है। ठीक है, तो वो बीटा mn विल ऑलवेज बी सेम। मीन्स व्हाट आई विश टू से कि अगर आप बीटा mn लिख रहे हो तो आप देखिएगा कि x की रेंज क्या है। तो 0 to 1 x टू द पावर m minus 1 1 प्लस x टू द पावर n minus 1 dx, हो या 0 to infinity x टू द पावर m minus 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx हो, ये दोनों चीज सेम ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलिए, अब ये अगर आपने देख लिया हो तो थोड़ी सी चीजें और बढ़ाते हैं और आगे और थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। चलिए, नाउ अगेन टॉक अबाउट म्यू आर प्राइम। यहाँ भी म्यू आर प्राइम यानी rth मोमेंट के बारे में सोचते हैं। तो rth रॉ मोमेंट जो होगा इस केस में, that is mu r prime, which is nothing but expression of xr, that is x to the power, sorry, that is x to the power x fx dx, और रेंज होगा x का, यानी mu r prime की वैल्यू होगी 0 to infinity x to the power r 1 upon beta mn x to the power m minus 1 1 plus x to the power m plus n dx, यानी आप 1 upon beta mn को तो बाहर कर सकते हैं, 0 to infinity x to the power m plus r minus 1 1 plus x to the power m plus n
dx हो सकता है। तो ये सिंपली बीटा फंक्शन में कन्वर्ट होता हुआ दिख नहीं रहा। अब जरा समझिए, जो बीटा एम एन है वो क्या है, एम माइनस वन एम प्लस एन, यही है ना। तो जब आप इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आपने रखा क्या, ये 0 से इन्फिनिटी एक्स टू डी पावर एम माइनस वन प्लस एक्स टू डी पावर एम प्लस एन है, तो ये एम और ये एम बराबर थे, तो यहाँ पे भी अगर एम प्लस आर है तो नीचे भी एम प्लस आर का टर्म होना चाहिए सिंपली। और अगर एम प्लस आर होगा तो यहाँ पे एम प्लस आर लिख दीजिए, अगर आप ऊपर बदल रहे हैं तो क्यों लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ऊपर तो आर आ रहा है लेकिन नीचे आर नहीं आ रहा, नीचे तो सिर्फ एम प्लस एन है ना। तो ये बैलेंस कब होगा, जब आप यहाँ पे माइनस आर करें। तो क्या एम प्लस एन को एम प्लस आर एन माइनस आर लिख सकते हैं, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म इसके बराबर होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा होगा तो इधर फंक्शन भी तो बढ़ेगा, न्यूमरेटर में जो पावर है वो, और साथ में जो एडिशनल टर्म डेनोमिनेटर के पावर में दिखेगा वो, यानी ये होगा बीटा एम प्लस आर और एन माइनस आर। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1 अपॉन बीटा एम एन बीटा एम प्लस आर कॉमा एन माइनस आर। क्यों, चलिए इसको सॉल्व करिए जरा, सोचिए क्या आता है। यानी म्यू आर प्राइम की वैल्यू आपके पास ये आएगी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। बीटा एम एन को क्या लिख सकते हैं, अगेन पीछे लिखा हुआ है हम लोगों ने 1 अपॉन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होगा, तो इसको ऊपर भेज देते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा एम प्लस आर एन माइनस आर अपॉन गामा एम प्लस आर प्लस एन माइनस आर से आर कैंसिल, दैट विल बी एम प्लस एन एंड एम प्लस एन विल बी कैंसिल आउट। यानी कि म्यू आर प्राइम की वैल्यू जो होगी वो होगी गामा एम प्लस आर अपॉन गामा एम डॉट गामा एन माइनस आर अपॉन गामा एन। और इस फॉर्म को आप हमेशा याद रखें फॉर द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में गामा एम प्लस एन अपॉन गामा एम आया था और गामा एम प्लस आर अपॉन गामा एम प्लस एन आया था। यहाँ पे एम प्लस एन का टर्म ना होके एम का अलग और एन का अलग टर्म देखने को मिल रहा है। और चूंकि अगर आपको ये मिल गया तो आर इज इक्वल टू 1 2 रखते हुए फर्स्ट और सेकंड मोमेंट के बारे में सोचिए, फिर वेरिएंस के बारे में सोचिए। तो जब r की जगह 1 रखेंगे तो म्यू1 प्राइम क्या हो जाएगा आपके लिए, म्यू1 प्राइम विल बी गामा m प्लस 1 अपॉन गामा n और ये होगा गामा n माइनस 1 अपॉन गामा n। तो आपसे कहा था जो टर्म इसमें ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हुए सोचिएगा, तो जो बड़ा है उसको ओपन कीजिए। तो इस केस में न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए न्यूमरेटर ओपन होगा और इस केस में डेनोमिनेटर बड़ा है इसलिए डेनोमिनेटर ओपन होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, m गामा m अपॉन गामा m। क्यों, और इस केस में गामा एन माइनस वन तो वही रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक कम करके बाहर निकालिएगा, दैट इज एन माइनस वन गामा एन माइनस, ठीक। तो यानी म्यू1 प्राइम जो आएगा वो आएगा आपका m अपॉन एन माइनस वन, जो कि आपका मीन ऑफ x भी होगा। क्लियर ये बात, चलिए तो चलिए म्यू2 प्राइम के बारे में भी सोच लीजिएगा जल्दी से। तो भाई म्यू2 प्राइम क्या हो जाएगा आपका, म्यू2 प्राइम हो जाएगा आपका गामा m प्लस 2 अपॉन गामा m और ये हो जाएगा गामा n अपॉन गामा n माइनस 2। क्यों भाई, सॉरी गामा n माइनस 2 अपॉन गामा n है ना। और अगर ऐसा होता है तो इसको सॉल्व कीजिए, अगेन इसमें ऊपर वाला ओपन होगा m इंटू सॉरी पहले m प्लस 1 फिर डॉट m और नीचे जब सॉल्व करेंगे ये गामा m और जब इधर सॉल्व करेंगे तो गामा n माइनस 2 रहेगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1, इससे पहले एक कब निकालेंगे फिर 2 कब निकालेंगे गामा n माइनस 2। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो भाई गामा m और गामा n माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ये जो पूरा टर्म जो सॉल्व होकर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा क्या, m प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2। क्यों, और अगर मान लीजिए ना, अगर मान लीजिए म्यू आर प्राइम अगर इसी फ्रेम में निकालते चले तो ध्यान दीजिएगा जब म्यू2 था तो एक बड़ा है ना, तो अगर म्यू आर प्राइम इस केस में निकालेंगे ना
तो m+1 m+2 और m+n-1 और नीचे वाला जो टर्म है ना वो आएगा n-1 n-2। ध्यान दीजिएगा, ये 2 था तो 2 तक गया और ये आएगा n-r। तो इसके आप इस जनरल टर्म को इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही बात फर्स्ट काइंड में भी आप उसको जनरलाइज करके देख लीजिएगा। अब अगर ये μ1 प्राइम और μ2 प्राइम आपको मिल चुका है तो इन दोनों की मदद से आप वेरिएंस के बारे में भी तो सोच सकते हैं। चलिए सोचते हैं। जब आप इसका वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? यानी वेरिएंस यानी आप μ2 निकाले तो μ2 होता है μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम स्क्वायर, दैट इज m into m+1 upon n-1 n-2 माइनस व्हाट m upon n-1 होल स्क्वायर। तो भाई जो टर्म कॉमन है वो बाहर कर लीजिए, यानी m upon n-1 जो कि कॉमन है बाहर कर लीजिए। जो टर्म बचेगा वो होगा m+1 upon n-2 माइनस m upon n-1 यानी m upon n-1 रखने दीजिए। एलसीएम ले लीजिए n-1 डॉट n-2, इसका और इसका प्रोडक्ट जब करेंगे तो आएगा mn माइनस m प्लस n-1 और इसका प्रोडक्ट कीजिए माइनस mn प्लस 2m अपॉन n-1 n-2। ठीक है, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा, mn से mn कैंसिल, क्यों? सही बात है ये, और एक m कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास एक पॉजिटिव m बचेगा। तो आपका जो वेरिएंस होगा इस केस में वो होगा m इंटू m प्लस n, यानी जो इस केस में आपके पास अल्टीमेटली जो वेरिएंस आने वाला था μ2 इज इक्वल टू वो आएगा m प्लस n-1 अपॉन n-1 स्क्वायर n-2। ठीक, तो आप हमेशा मीन और वेरिएंस ऑफ सेकंड काइंड के बारे में ध्यान रखिएगा। तो आप सबसे पहले काम करिएगा, एक तरफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड के मीन वेरिएंस पीडीएफ और आरएफ मूवमेंट के बारे में सोचिएगा, और इसी तरीके से इसके भी आरएफ मूवमेंट मीन वेरिएंस और पीडीएफ के बारे में सोचिए। फर्स्ट काइंड में रेंज 0 से 1, सेकंड काइंड में 0 से इन्फिनिटी, μr प्राइम दोनों का डिफरेंट, μ1 प्राइम μ2 प्राइम दोनों का डिफरेंट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको एक चीज और फर्स्ट काइंड में पता चली कि भाई अगर आप बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड है और अगर m और n दोनों की वैल्यू 1 है तो बेसिकली वो यूनिफॉर्म 0-1 है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन उसके बेस पे आते हैं। इन सब का यूज आगे कई सारे टेस्ट स्टैटिस्टिक के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलेगा, तो हम वहाँ पे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप क्या क्या ध्यान में रखेंगे उसको बस ध्यान में रखिए। यहाँ पे हम लोगों ने एमजीएफ की बात नहीं की है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम एमजीएफ की बात नहीं कर रहे। अब अगर आप गौर से सोचे तो एमजीएफ पढ़ाते समय भी आपको बताया कि कई ऐसे केसेस भी आपको मिलेंगे जहाँ पे मोमेंट तो एग्जिस्ट करेगा पर मोमेंट जेनेटिक फंक्शन नहीं। ठीक है, तो ये उसका स्पेसिफिक केस है, आप उसको इसको एज एन एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ आप खुद एमजीएफ निकालने की कोशिश कीजिए, वो कुछ एक प्रॉपर इंटीग्रल फ्रेम में जाएगा जो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इस केस में एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, कुछ क्वेश्चन के साथ जल्द ही मिलेंगे आपसे।